हेलो दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी की इस क्रैश कोर्स सीरीज में मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीरीज का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। इस लेक्चर नंबर 2 में हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड विभिन्न फैक्ट कवर करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस वीडियो से मैं ये पीडीएफ बना रही हूँ, ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है। तो अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो आप यूपीपीसीएस 1 के द्वारा चलाए जा रहे आरओ के टेस्ट सीरीज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप इस नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9415950206। तो लास्ट क्लास में हमने विभिन्न क्रांतियों के बारे में फैक्ट को कवर कर लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं हरित क्रांति से लाभान्वित राज्य। तो हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्यों को विशेष रूप से लाभ पहुंचा था? तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था आजादी के पश्चात। ठीक है, 1947 के बाद से हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और भारत में इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक से। ठीक है, और खरीफ की फसल से इसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, 1960 में खरीफ की फसल से। तो खरीफ की फसल कल हमने लेक्चर में देखा था कब बोई जाती है? जुलाई अगस्त के महीने में खरीफ की फसल बोई जाती है। ठीक है, तो खरीफ की फसल के साथ हरित क्रांति की शुरुआत और सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों पर। और इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ जिलों में भी हरित क्रांति का असर दिखाई दिया था। तो हरित क्रांति के अंतर्गत किन चीजों पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो हरित क्रांति में जैसे उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, उन्नत किस्म के बीजों को उगाया गया था। इसी के साथ सिंचाई का वृहद स्तर पर विकास किया गया था, जैसे कि नहरों का विकास, बांधों का विकास आदि कार्य भी हरित क्रांति के साथ में ही एक इंटीग्रेटेड रूप में किए गए थे। तो ये कुछ फैक्ट है हरित क्रांति से रिलेटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैविक खेती क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जैविक खेती एक ऐसी उत्पादन प्रणाली होती है जो मृदा, पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। मतलब क्या है? मतलब है कि देखिए, जो खेती की जाती है उसमें फर्टिलाइजर भी यूज की जाती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर हम क्यों यूज करते हैं खेती के लिए? कि जैसे जब आपने ज्योग्राफी में मृदा के प्रकार पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़े होंगे आपने, तब पढ़ा होगा कि हर तरह की मिट्टी में किसी ना किसी पोषक तत्व की कमी रहती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, उस कमी का एनरिचमेंट के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी में खाद मिलाई जाती है फसलों को उगाने के लिए। तो ये खाद भी दो तरह की होती है, एक तो होती है रासायनिक खाद और एक होती है रासायनिक खाद मतलब जो केमिकल से बनी हुई होती है। ठीक है, एक नेचुरल खाद होती है जो कि प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती है। जैसे कि आप जैसे कि आप ह्यूमन वेस्ट या एनिमल वेस्ट के द्वारा, जैसे बायोगैस प्लांट से जो खाद निकलती है वो किस तरह की खाद होगी? वो प्राकृतिक खाद होगी। ठीक है, बजाय इसके जो आप देखते होंगे कि यूरिया आती है, यूरिया क्या है? एक तरह की केमिकल खाद है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो जब ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज करके कोई खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। आजकल जैसे आप देखते होंगे कि मार्केट में कई तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, ऑर्गेनिक फल, ऑर्गेनिक सब्जियां। तो उनमें क्या ऑर्गेनिक रहता है? उसमें ऑर्गेनिक ये रहता है कि उसमें जो खाद वगैरह यूज की जाती है
वो सभी नेचुरल एलिमेंट से बनी हुई होती है, ना कि केमिकल से बनी हुई खाद होती है, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कि जो मृदा पारिस्थितिकी तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। तो कोई केमिकल यूज नहीं किया जा रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज किया जा रहा है। तो ये एक तरह से ऐसा माना जाता है कि ये स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्वास्थ्य पर साइड इफेक्ट नहीं डालते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, NATP, ठीक है? ये परियोजना क्या है? ये परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा 1998 से कार्यान्वित की जा रही है, ठीक है? तो इसके NATP के बारे में ये कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक के सहायता से है और ICAR और DAC के द्वारा यह कार्यान्वित की जा रही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र, फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर इन इंडिया। तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में पुडुचेरी में, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, पहला कृषि विज्ञान केंद्र। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ। तो प्रथम प्रयास किया गया अप्रैल 1985 को खरीफ फसल के दौरान, ठीक है? तो खरीफ फसल 1985 को भारत में पहली फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। तो पहले क्या थी? फसल बीमा, अभी कृषि बीमा योजना। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 1985 से व्यापक फसल बीमा योजना की जगह पर रबी मौसम में 1999-2000 से शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ठीक है? तो 1985 में खरीफ फसल के लिए शुरू की गई थी फसल बीमा योजना और उसके बाद कृषि बीमा योजना 1999-2000 के ईयर से शुरू की गई। और मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? कृषि बीमा। कृषि बीमा का मतलब है कि फसल खराब हो जाने के बाद भी आपको उसके जो मूल्य के बराबर के पैसे बीमा से प्राप्त होंगे, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि जैसे क्या होता है कि किसानों की फसल खराब हो गई तो एक तरह से तो वो पूरे लॉस में चले जाते हैं, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिनकी आजीविका का साधन सिर्फ कृषि है, सिर्फ फसलें ही हैं। तो वो किसान फसल की चाह में पूरे साल खेती करता है और पता चला किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से या किसी अन्य कारणों से अगर उस फसल का नुकसान हो जाता है तो क्या है कि किसान की तो पूरी आमदनी ही चली जाती है, ठीक है? और उसके पास जो अपनी आजीविका के लिए कुछ भी नहीं बचता, ठीक है? क्योंकि इतना आपने देखा, कल की क्लास में हमने देखा था कि जो ज्यादातर किसान है वो क्या है? सीमांत किसान है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान है भारत में, और उसमें भी अगर फसल का लॉस हो गया तो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता। इसी सिक्योरिटी के लिए एक तरह से उनकी आय की सुरक्षा के लिए बीमा योजना का शुभारंभ किया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। और तो उद्देश्य क्या रहता है बीमा योजना का? सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, प्राकृतिक आपदाओं आदि से फसलों की हानि से कृषकों को संरक्षण प्रदान करना बीमा योजना का उद्देश्य रहता है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित कर दिया गया है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। और इस योजना को 2004-05 के बजट से खरीफ फसलों पर भी लागू किया गया, ठीक है? अभी रबी खरीफ दोनों के लिए। नेक्स्ट, मौसम आधारित फसल बीमा योजना। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले कर्नाटक में 2007 में खरीफ सीजन में लागू की गई थी, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। मौसम आधारित
फसल बीमा की शुरुआत कर्नाटक के द्वारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फसल बीमा का एकाधिकार क्षेत्र। तो भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए कौन सी कंपनी निर्दिष्ट की गई है? ये है भारतीय कृषि बीमा कंपनी, ठीक है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की स्थापना की थी, जो कि कृषि क्षेत्र में बीमा कवर के लिए उत्तरदायी बीमा संस्था है, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं AICIL, ठीक है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AICL ने वर्षा बीमा को खरीफ वर्ष 2004 के दौरान शुरू किया था, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय कृषि बीमा कंपनी में निम्न कंपनियों ने पूंजी लगा रखी है। तो कौन कौन सी और कंपनियां भारतीय कृषि बीमा कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं, इनके नाम देख लेते हैं। तो पहला है सामान्य बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी कि ये तो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पांचवी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और छठवीं है नाबार्ड, ठीक है। तो ये 6 कंपनियां हैं जो कि एसोसिएटेड है भारतीय कृषि बीमा कंपनी के साथ में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरियाली क्रांति। हरियाली क्रांति क्या थी? तो जनवरी 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत से जल संग्रहण, ठीक है, जल संग्रहण से संबंधित एक विकास योजना शुरू की थी, जिसको कहा गया था हरियाली, ठीक है। तो हरियाली किससे संबंधित? जल संरक्षण से संबंधित योजना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेनफेड एरिया क्या होता है। तो रेनफेड एरिया से संबंधित डेवलपमेंट कार्यक्रम 2011-12 में शुरू किया गया था, और इसे शुरू किया था कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत यह एक उप योजना है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा नहीं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत यह एक उप योजना है, और इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो देखिए ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण की? तो एक तरह से मतलब मल्टीपर्पज है ये व्यवस्था। एक तरह से तो ये है कि सरकार के पास डेटा उपलब्ध हो जाएगा भूमि संबंधित, ठीक है। और दूसरा एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कि जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं, जो जमीन संबंधी विवाद होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये कम करेगा, ठीक है, फ्यूचर में। तो शुरुआत की गई राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण की, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NLR MP, ठीक है, 21 अगस्त 2008 से प्रारंभ किया गया था, और वर्तमान में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकी कार्यक्रम इसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी नाम इसका चेंज हो गया है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कौन प्रकाशित करता है? ये ICAR प्रकाशित करती है, ठीक है।
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नाफेड के बारे में। नाफेड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये किससे संबंधित होती है? ये कृषि विपणन से संबंधित होती है, ठीक है। और स्थापना हुई थी नाफेड की 2 अक्टूबर 1958 को, ये याद रखिएगा। और नाफेड राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष सहकारी संगठन है, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरह का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मुख्य कार्य है चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात और आयात करना, ठीक है। सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोचहीन मांग। कुछ इकोनॉमिक के टर्म्स है, इनके बारे में देख लेते हैं। लोचहीन मांग मतलब इनइलास्टिक डिमांड। तो कृषि उत्पादों की मांग क्या होती है? यह होती है इनइलास्टिक डिमांड। और अगर किसान अपने कैपेसिटी से मतलब कंजम्पशन से ज़्यादा की पैदावार कर लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि किसान अधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत व उनकी कुल आय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इनइलास्टिक डिमांड मतलब, इनइलास्टिक डिमांड क्या है कि कोई पर्टिकुलर वस्तु है, उसकी डिमांड फिक्स्ड है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ज़्यादा, अब जैसे मान लीजिए गेहूं का डिमांड है, एग्जांपल ले लेते हैं, गेहूं है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि किसान ने ज़्यादा उगा लिया तो लोग भी ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। हर घर में गेहूं का कंजम्पशन फिक्स रहता है, तो मतलब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो रहता है वो गेहूं का कंजम्पशन फिक्स रहता है। जैसे हमारे घर में राशन आता है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसान ने ज़्यादा उगा लिया है तो फिर लोग भी उसको ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। तो वो क्या हो जाता है, अगर ज़्यादा उगा लेता है किसान तो उल्टा हो जाता है, उसकी कीमत गिर जाती है। अगर मार्केट में चीज़ ज़्यादा अवेलेबल हो गई तो फिर क्या है, उसकी कीमत गिर जाएगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है उगाने वाले को। तो इस तरह की डिमांड को क्या बोलते हैं? लोचहीन डिमांड या इनइलास्टिक डिमांड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है वाराणसी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में CFTRT भी बोलते हैं, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मैसूर में स्थित है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। और नेक्स्ट हम कुछ परियोजनाएं और उनके वर्ष देख लेते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1974 में। प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम 1979 में शुरुआत। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना का शुभारंभ 1998 में और राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना का शुभारंभ 2006 में किया गया था, ठीक है। तो ये परियोजनाएं और इससे रिलेटेड वर्ड से याद रखिए। नेक्स्ट कुछ अन्य संस्थान हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, यह स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट है कि वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यह स्थित है झांसी में, ठीक है। 1971 में स्थापित किया गया अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय है लीमा, पेरू में, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय की बात हो रही है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये लीमा में स्थित है, जो कि पेरू देश में एक शहर का नाम है। नेक्स्ट परियोजना है नीरू मीरू, ठीक है। नीरू मीरू का मतलब होता है जल और आप। तो
यह परियोजना जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 2000 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो नीरू मीरू कार्यक्रम जल संग्रहण के लिए आंध्र प्रदेश में 2000 में प्रारंभ, और हरियाली योजना भी जल संग्रहण के लिए शुरू की गई। नेक्स्ट फैक्ट है कि गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी, ठीक है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस का अनुमोदन आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है, और अन्य खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा यह की जाती है कृषि लागत एवं मूल आयोग की संस्तुति के आधार पर सरकार द्वारा। ठीक है, तो दोनों में ही डिफरेंस है, ये याद रखिएगा कि खरीफ और रबी की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है सीएससीपी की संस्तुति के आधार पर। ठीक है, सीएससीपी का मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। ठीक है, और गन्ने के लिए जो एफआरपी होता है इसका संतुष्टि की जाती है सीसीईए के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो दोनों ही संस्थाओं के नाम और किससे रिलेटेड है याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो कृषिगत उपजों की कीमतों को सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कृषि मूल्य आयोग कृषि के मूल्यों से संबंधित, ठीक है, कृषि के मूल्यों से संबंधित सलाह देंगे ये सरकार को। और 1985 में कृषि मूल्य आयोग को नया नाम दे दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग का, और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि किसान की फसल के लिए सरकार द्वारा उसका कुछ न्यूनतम मूल्य फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो एमएसपी किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य सुरक्षित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा को भी बढ़ावा देता है, और किसान को यह कृषि उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और सरकार द्वारा फसल बोने से पूर्व ही देश में एक एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, देश में पूरे में एक एमएसपी निर्धारित कर दी जाती है, और बाजार परिस्थितियों के अनुरूप किसानों को कुछ अतिरिक्त राशि के भुगतान का भी क्षेत्रानुसार और समयानुसार प्रावधान है। ठीक है, और सरकार आवश्यकता पड़ने पर कृषिगत उपजों की अधिक मात्रा में खरीद सके। निष्कर्षतः किसान अपने उपज को सरकार को तभी बेचता है जब वह मूल्य एमएसपी से कम हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एमएसपी का उद्देश्य क्या है? एमएसपी का उद्देश्य है किसानों की पैदावार का न्यूनतम मूल्य उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसान ने फसल उगाई है तो उसे एक न्यूनतम मूल्य तो मिलना ही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी जो फसल है वो लॉस में चली जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है फसल के पहले ही। ठीक है, और एमएसपी क्या है? क्योंकि किसानों को प्रोत्साहित करती है, तो किसान फसलें उगाएंगे, और फसल उगाएंगे तो खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, एमएसपी खाद्य सुरक्षा में भी सहायता करती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मूल्य जिस पर सरकार
खाद्यान्न का क्रय करती है, ठीक है। जो जैसे जो पीडीएस होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब जैसे राशन की जो दुकानें होती है, तो राशन की दुकानों पर अनाज कहाँ से आता है? पहले अनाज सरकार खरीदती है किसानों से और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग-अलग राशन की दुकानों पर। तो पीडीएस को भी ये जो एमएसपी है, ये सपोर्ट करती है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा को सपोर्ट करेगी और खाद्य सुरक्षा को कैसे सपोर्ट करेगी? क्योंकि पीडीएस में फिर अनाज की उपलब्धता रहेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चल लागत पूंजी, रनिंग कॉस्ट कैपिटल। तो रनिंग कॉस्ट कैपिटल में क्या क्या शामिल होंगे? जैसे कि बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल इत्यादि चल लागत पूंजी में शामिल होंगे, जबकि भूमि राजस्व चल लागत में शामिल नहीं होता है, ठीक है। और अन्य सभी कृषि आगत में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो बीज, उर्वरक, सिंचाई, जल ये क्या है? ये तो टाइम टू टाइम नए आएंगे और नए कंज्यूम किए जाएंगे, ठीक है। तो चल, चल का मतलब रनिंग कॉस्ट कैपिटल, ठीक है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत। तो कृषि वित्त के प्रमुख सिद्धांत होते हैं उद्देश्य, व्यक्ति, उत्पादकता, नियोजन, संगठन आदि, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है? तो किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। और अन्य उद्देश्य क्या है कि फसल उपजाने के लिए ऋण सहायता, कटाई के बाद खर्चों के लिए सहायता प्रदान करना, कृषि से संबंध कृषि संपत्ति और गतिविधियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान करना, कृषि उपज विपणन के लिए वित्त उपलब्धता और किसानों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भूमि बंधक बैंक। भूमि बंधक बैंक मतलब लैंड मॉर्टगेज, ठीक है। तो ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है। और नेक्स्ट हम कुछ इवेंट्स देख लेते हैं और वो किस वर्ष में हुए थे ये देख लेते हैं। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में बना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992-93 में शुरू किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट ईयर्स है, सॉरी, वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो फसल मूल्य नियंत्रण के लिए भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंदर यह संरक्षित है, ठीक है। और मूल्य स्थिरीकरण कोष की शुरुआत क्यों की गई थी? आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सब्जियों के रेट बहुत ही हाई चले जाते हैं। कभी टमाटर बहुत महंगा मिलने लगता है, कभी प्याज बहुत महंगा मिलने लगता है। तो इनको बैलेंस करने के लिए, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्याज, आलू और दाल जैसे कृषि उत्पादों की कीमत में उतार चढ़ाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत की गई 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने का था, ठीक है।
निवेश को सुगम बनाना। तो मेक इन इंडिया से क्या तात्पर्य है? इंडिया में निर्माण करना, चीजों का निर्माण करेंगे मतलब मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। मैन्युफैक्चरिंग होगी तो निवेश बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए शुरुआत की गई थी मेक इन इंडिया की। और मेक इन इंडिया का लोगो शेर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लॉयन इसका लोगो है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है? तो जैसा नाम से है कि कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनके सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो सैद्धांतिक तौर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी का अर्थ होता है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, ठीक है, ना कि समाज पर उपकार करना। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कॉर्पोरेट शासन का आधार प्रदान करता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट शासन की जो आप बोलें कि गाइडलाइंस है वो किस में दिए गए हैं? कंपनी अधिनियम 2013 में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम कुछ अधिनियम और उनके वर्ष देख लेते हैं। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आया 1951 में, MRTP एक्ट 1969 में आया, फेरा 1973 में, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 में, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 में, समान पारितोषिक अधिनियम 1976 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये भी याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क और 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो 2023 तक 100% विद्युतीकरण हो जाएगा और उसके बाद 2023 तक 30 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट योजना हम देख लेते हैं भारत सरकार की, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया का उद्देश्य है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिला उद्यमियों की संस्थागत संरचना तक पहुंच को आसान बनाना, जो कि अब इसके लिए अयोग्य समझे, जो अब तक इसके लिए अयोग्य समझे गए थे, ठीक है। तो SC/ST वुमेन को एक तरह से उद्योगों के लिए सबल बनाना इस योजना का उद्देश्य है। योजना का शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस पर और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर, ठीक है। नोएडा उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई थी स्टैंड अप इंडिया की, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। तो IIP इसको शॉर्ट में बोलते हैं। IIP की गणना की जाती है NSO के द्वारा, ठीक है। NSO और पहले CSO के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट है कि इसे दो आधारों पर परिगणित किया जाता है। अच्छा, NSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। और दो आधारों पर गणना की जाती है IIP की। पहला होता है ब्रॉड सेक्टर आधारित IIP। पहला होता है ब्रॉड सेक्टर पर आधारित IIP। इसमें खनन यानी कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत शामिल होता है, ठीक है। दूसरा यूज बेस्ड होता है IIP, जिसमें कि बेसिक गुड्स होते हैं
कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ठीक है। और इसके निर्माण में सम्मिलित मैन्युफैक्चरिंग, इसके निर्माण में सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। इसमें निर्माण, निर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सम्मिलित नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो पहला ब्रॉड सेक्टर पर आधारित आईआईपी, इसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत, और दूसरा यूज बेस्ड आईआईपी, ठीक है। तो जिसे यूजर बेस्ड, इसमें बेसिक गुड्स, कैपिटल, इंटरमीडिएट, कंज्यूमर ड्यूरेबल और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग को दूसरे यूजर बेस्ड आईआईपी में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समिति देख लेते हैं और इनके वर्ष देख लेते हैं कि कब कब कौन सी समिति बनी थी। तो नायक समिति 1991 ईस्वी में, आबिद हुसैन समिति 1995 ईस्वी में, एसएस कोहली समिति 2000 में, कार्वे समिति 1955 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ये याद रखिएगा इनकी वर्ष। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लघु उद्योगों की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या क्या समस्याएं हैं लघु उद्योगों की? तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और गांधी जी के इकोनॉमिक मॉडल के अनुसार अगर किसी देश को सब सशक्त बनाना है तो पहले हमें इसके लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करना होगा, ठीक है। लघु अगर और कुटीर उद्योगों को अगर सशक्तिकरण प्रदान कर दिया गया तो फिर देश स्वतः ही सशक्त बन जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट। तो लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याएं क्या क्या? कच्चा माल की उपलब्धता, ठीक है, कच्चा माल कहाँ से आएगा। फिर सबसे बड़ी वित्त की, ठीक है, फाइनेंस कहाँ से आएगा। उद्योग की स्थापना तो करनी है पर पैसे नहीं है। उसके बाद उत्पादन की अविकसित प्रणाली, और विपणन एवं बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो बड़े उद्योग हैं, पहले से मार्केट में एडवर्टीजमेंट करें। अब मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया कि हम एक सोप मेकिंग की साबुन की फैक्ट्री खोलेंगे। अब पहले से मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां अवेलेबल है, तो बना तो लेंगे साबुन, लेकिन उस साबुन को खरीदेगा कौन? तो उसके बाद फिर आती है विपणन और बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी कंपनी अवेलेबल है उनको छोड़कर लोग नया कोई साबुन क्यों खरीदेंगे? तो फिर उसकी समस्याएं भी आती कि मार्केटिंग कैसे करेंगे, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, कंज्यूमर बेस कैसे बनाया जाएगा। इस तरह की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अन्य समस्याएं क्या हैं? अन्य समस्याओं में है जैसे संगठन का अभाव है, अनुसंधान कार्यों की कमी है, रिसर्च बेस्ड वर्कों की कमी है, परिवहन साधन की कमी है, तकनीकी शिक्षा का अभाव आदि, ठीक है। और हड़ताल और तालाबंदी बड़े उद्योगों की अन्य समस्याएं हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हड़ताल तालाबंदी छोटे उद्योगों की से इतना ज्यादा, मतलब छोटे उद्योगों की समस्या नहीं है इतने बड़े स्केल पर जितना कि बड़े उद्योगों की है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आबिद हुसैन समिति के बारे में कुछ फैक्ट। तो आबिद हुसैन समिति लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश करने के लिए बनाई गई थी, और दिसंबर 1995 में इसका गठन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था, और समिति ने अपनी सिफारिशें 1997 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो ये याद रखें। नेक्स्ट, भारत में प्रथम उद्योग विकास, फर्स्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में सबसे पहले कुटीर उद्योग का विकास हुआ था, और औपनिवेशिक काल तक कुटीर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन में काफी महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, और भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेपा नगर। नेपा नगर नेपा नगर में बड़े आकार का कागज, मतलब कि अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक
किया जाता है नेपा नगर में। कहाँ पर नेपा नगर में? नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड में, ठीक है। और नेपा नगर कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हजीरा उर्वरक कारखाना। हजीरा उर्वरक कारखाना स्थित है सूरत के निकट हजीरा में, ठीक है। सूरत मतलब गुजरात में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और हजीरा उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 1956 को ओएनजीसी की स्थापना की गई थी और इसे वैधानिक मान्यता मिली थी 1959 में, ठीक है। तो 1956 में स्थापना और वैधानिक मान्यता 1959 में मिली। मुख्यालय कहाँ है ओएनजीसी का? ये है देहरादून, उत्तराखंड में, ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑयल उपकरण। ऑयल मतलब OIL का फुल फॉर्म है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को सितंबर 2023 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल गया है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड संबंधित है प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास और उसके उत्पादन और तेल परिवहन में यह संलग्न है, ठीक है, तो ये याद रखिए। ऑयल इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम यानी कि मिनरल एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, शॉर्ट में इसको MMTC के नाम से जानते हैं। यह भारत सरकार की सरकारी क्षेत्र में सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है, ठीक है, याद रखिएगा। और भारत सरकार के 2 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा कमाने वाले संस्थानों में से यह एक है, ठीक है। सबसे अधिक जो विदेशी मुद्रा कमाते हैं संस्थान, उनमें से एक संस्था क्या है? MMTC है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और भारत में यह खनिजों का विशालतम निर्यातक है, ठीक है। नेक्स्ट हम HAL देख लेते हैं। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह वायुयानों के उपकरणों का उत्पादन करती है कंपनी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्सार ऑयल। एस्सार ऑयल कंपनी क्या है? ये एक निजी क्षेत्र का उपक्रम है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है ये। और ये नायरा एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है। एस्सार लिमिटेड के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट कंपनी हम देख लेते हैं BSNL। BSNL मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की स्थापना हुई थी सन 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ITDC। ITDC का फुल फॉर्म है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास के कार्य के लिए यह संस्थान बनाई गई है। और यह अर्ध स्वायत्त संस्था है, यह सेमी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और पर्यटकों से जुड़ी हुई समस्याओं का भी समाधान करती है ITDC। नेक्स्ट नवरत्न देख लेते हैं। तो नवरत्न क्या होता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं उनको दर्जा प्रदान किया जाता है, महारत्न का, नवरत्न का, ठीक है। तो ये नवरत्न जो होता है वो सार्वजनिक उपक्रमों का एक विशिष्ट वर्ग होता है और इसमें सरकार ग्लोबल कंपनी होने की संभावित क्षमता देखती है, ठीक है। तो ऐसी पब्लिक कंपनी जो कि ग्लोबल कंपनी बनने के लिए एक तरह से फ्यूचर में एलिजिबल हो रही है, इसे क्या बोलेंगे? इसे नवरत्न कंपनी की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। वैसे नवरत्न होने के लिए कुछ
टर्नओवर और रेवेन्यू का अलग क्राइटेरिया है सरकार के द्वारा। तो जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को अभी महारत्न में शामिल किया गया है, तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया है सरकार के जिनके द्वारा कंपनी डिसाइड होती है कि वो किस कैटेगरी में लाई करती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उद्यमी हेल्पलाइन, इंटरप्रेन्योर हेल्पलाइन। यह अगस्त 2010 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों के संदर्भ में सरकार की विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सूचना देने और उद्यम से संबंधित एक तरह से ये बोल दीजिए कि जैसे पूछताछ होता है ना कार्यालय कि जैसे ट्रेन जब अगर आप स्टेशन पे जाते हैं तो पूछताछ एक इंक्वायरी ऑफिस होता है। तो एमएसएमई का इंक्वायरी के लिए उद्यमी हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। ठीक है, एमएसएमई मध्यम, मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में कि बैंक से ऋण कैसे लेना है, अलग अलग योजनाओं के बारे में अगर कोई क्वेरी हो, ठीक है, तो इसकी जानकारी मुहैया कराने के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत की गई 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड। तो इसको बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR के नाम से भी जानते हैं, और स्थापना इसकी केंद्र सरकार ने 1985 के 1985 के अधिनियम के अंतर्गत की थी 1987 में। ठीक है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत स्थापना की गई थी इसकी? रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम वर्ष 1985 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसका कार्य है रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना जिनसे उनका पुनर्निर्माण करके कार्य सक्षम बनाया जा सके। ठीक है, तो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट करना, जो कंपनियां लॉस में जा रही हैं, जो सरकारी कंपनियां लॉस में जा रही हैं, उनको दोबारा से सक्षम बनाकर उसे प्रॉफिट मेकिंग बनाना। ठीक है, इसके लिए स्थापना की गई थी BIFR की। कब की गई थी? 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं IDBI। IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो जैसे नाम से लग रहा है कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो बैंक बनाया गया। ठीक है, तो इसका गठन हुआ था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत, और वित्तीय संस्था के रूप में ये 1 जुलाई 1964 को स्थापित किया गया। और वर्ष 2004 से RBI अधिनियम 1934 के तहत इसका रूपांतरण अनुसूचित बैंक के रूप में किया गया है। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक के रूप में इसका रूपांतरण कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। और IDBI क्या करता है? उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण और अन्य विकासात्मक सेवाएं प्रदान कराता है। तो ये याद रखिए। नेक्स्ट, IDBI शीर्ष बैंक के रूप में अन्य विकास बैंकों की क्रियाओं को समन्वित भी करता है, और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्त हेतु एक बड़ी सरकारी संस्था है, लेकिन वर्तमान में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका सर्वाधिक है। तो ये याद रखिएगा कि मुख्य क्या है? IDBI प्रमुख बैंक है औद्योगिक विकास के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं संगठन का प्रकार और महत्वपूर्ण लक्षण। तो एकल व्यापारी, असीमित दायित्व, साझेदारी, संविदात्मक संबंध होता है इसमें। ठीक है, और अगर सहकारिता होती है तो इसमें कमजोर वर्गों की उन्नति इसके लक्षण होते हैं। सार्वजनिक सीमित कंपनी, इसमें जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या रहती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रथम औद्योगिक नीति। प्रथम औद्योगिक नीति
की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा, और इसी के द्वारा देश में मिश्रित और नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो भारत की दूसरी औद्योगिक नीति यह शुरू की गई 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, इस नीति में औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने की और इसके लिए औद्योगिकीकरण में तीव्रता लाने को मुख्य उद्देश्य माना गया था, और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र का विस्तार करना, आय और संपत्ति के वितरण में समानता लाना और इस क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना भी द्वितीय औद्योगिक नीति का की प्राथमिकता में लाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उद्योगों में लाइसेंसिंग प्रणाली। तो उदारीकरण, भारत में उदारीकरण होने से पूर्व, ठीक है, उदारीकरण कब हुआ था भारत में? 1991 के दशक में, ठीक है, 1991 में। और इससे पूर्व तक उद्योग अधिनियम 1951 के अंतर्गत नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, वर्तमान उपक्रम द्वारा नई मद का विनिर्माण करने, उद्योग के स्थल में परिवर्तन करने, वर्तमान क्षमता में पर्याप्त रूप से विस्तार करने और अन्य सभी प्रयोजनों के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की जरूरत होती थी। एक तरह से ये जो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली थी, इसे भी उत्तरदायी माना जाता है कि भारत में उद्योगों का विकास बहुत वृहत स्तर पर नहीं हो पाया था उदारीकरण से पूर्व। ठीक है, क्योंकि ये लाइसेंसिंग प्रणाली एक तरह से हर्डल बन गई थी उद्योगों के विकास में। और इसके बाद नई औद्योगिक नीति में इन प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया और इसमें से बहुत से उद्योगों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने से छूट दे दी गई थी। औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली में क्या था कि अगर आपको कोई उद्योग स्थापित करना है तो आपको पहले सरकार से उसके लिए लाइसेंस प्राप्त करना पड़ेगा। इसमें फिर भ्रष्टाचार और कई तरह के बाधाएं आ जाती थी, कानूनी बाधाएं भी आ जाती थी, और परिणाम स्वरूप क्या होता था कि उद्योगों का विकास नहीं हो पाता था। ठीक है, इसी को दूर करने के लिए बाद में उदारीकरण प्रक्रिया के तहत कई सारे उद्योगों को इससे बाहर कर दिया गया और फिर बाद में इसमें कई जो उदारीकरण के पश्चात इसमें कई सारे रिफॉर्म लाए गए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं उदार औद्योगिक नीति, लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधार हुए थे। ठीक है, और उनमें से सर्वाधिक परिवर्तन हुए थे औद्योगिक नीति 1991 में। तो इस नीति का आधार था उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, इसको एलपीजी रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि भारत में जो चेंजेस हैं, मतलब अगर आप डे टू डे लाइफ में भी चेंजेस देखेंगे तो 1991 के बाद से, जब से एलपीजी रिफॉर्म आया है भारत में, तो हमारे देश की एक तरह से तस्वीर बदल गई है, क्योंकि इसमें उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन पर स्ट्रेस दिया गया, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने की बात की गई। तो इसके बाद से फिर भारत में उद्योगों के निर्माण की गति बढ़ गई है। तो उदार औद्योगिक नीति के बारे में ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 जुलाई 1991 को प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, और इस नीति में निम्न मुख्य बातें शामिल थी। पहली तो थी औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति करना। ठीक है, तो जो अड़चन बनी हुई थी उद्योगों के निर्माण में
मतलब नए उद्योगों को बढ़ावा देने में जो अड़चन थी, औद्योगिक लाइसेंस, उसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, विदेशी निवेश व विदेशी प्रौद्योगिकी आदि के संबंध में नीतिगत निर्णय की घोषणा, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है, विनिवेश जिसके तहत सरकार सरकारी उपक्रमों में अपनी अंशधारिता को कम किया जा सकता है, उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि 1991 की औद्योगिक नीति में शामिल की गई थी। नेक्स्ट हम भारत के कुछ शहर देख लेते हैं और उन शहर के कौन से उद्योग प्रमुख हैं, प्रसिद्ध हैं, ये देख लेते हैं। तो कोयम्बटूर में सूती वस्त्र, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, कपूरथला में रेल के डिब्बों का निर्माण होता है, बरौनी तेल शोधन का कार्य होता है बरौनी में, विशाखापत्तनम पोत निर्माण के लिए फेमस है, मूरी झारखंड का मूरी एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, गुड़गांव मोटर गाड़ियों के उत्पादन के लिए, पनकी उत्तर प्रदेश का उर्वरक के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सिंगरौली कोयला के लिए, कजरहट सीमेंट के लिए, कोयली ऑयल के लिए और आनंद गुजरात का दूध के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आनंद का नाम आया है तो एक चीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमूल दूध, अमूल प्रोडक्ट तो सभी ने खाए होंगे, चाहे बटर खाया हो, दूध पिया हो या कुछ और। अमूल का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। अमूल मतलब सिर्फ अमूल ही नहीं है, अमूल में AMUL का फुल फॉर्म होता है कुछ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्क, कुछ पार्क या सिटी उत्तर प्रदेश के। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है लखनऊ में, ट्रॉनिका सिटी ये गाजियाबाद में, प्लास्टिक सिटी कानपुर में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है? 1991 में सरकार अपनी नई औद्योगिक नीति लाई थी। ठीक है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अतिरिक्त कर्मचारियों से मुक्त कराने हेतु प्रोत्साहन युक्त एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी और इसे गोल्डन हैंडशेक का नाम दिया गया था। मतलब क्या है? मतलब है कि जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय थे प्राइवेट पब्लिक कंपनीज के, सरकारी कंपनियों में जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉय काम कर रहे थे उनको पहले ही रिटायरमेंट दे दिया गया। ठीक है, इसको VRS के नाम से भी जानते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस के नाम से भी जानते हैं। उनको समय से पहले ही रिटायरमेंट देकर सेवा से मुक्त कर दिया गया। इस पे सरकार, इसके द्वारा क्या हुआ था कि सरकार पर जो वेतन का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था, उसके द्वारा सरकार को मुक्ति मिल गई। जैसे कई लॉस मेकिंग कंपनी होती हैं, तो लॉस मेकिंग, देखिए सभी को पता है कि भारत में सरकारी नौकरी का क्रेज है। क्यों क्रेज है? कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई, उसके बाद वेतन की सहूलियत हो जाती है कि हर महीने कुछ हो ना हो, वो कंपनी काम करे ना करे, अपनी सैलरी तो आएगी अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो अकाउंट में सैलरी आने वाला प्रोविजन है कि चाहे कंपनी डूबे और चाहे बनी रहे, लेकिन सैलरी आ जाए। तो देखिए कैसे काम होता है। अगर प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो अगर प्रॉफिट है तभी तो वो एम्प्लॉय को सैलरी देती है।
नहीं तो अगर प्रॉफिट ही नहीं कोई कंपनी जनरेट कर रही है तो फिर कहाँ से सैलरी निकलेगी? तो सरकारी कंपनियों की जो सैलरी है, सरकारी कंपनियों के कर्मचारी की सैलरी, वो फिर एक तरह से सरकार पर दंड के रूप में पड़ती है, तो सरकार को अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है। वैसे होना क्या चाहिए कि जो कंपनी है उसके प्रॉफिट से वेतन जाना चाहिए कर्मचारियों का, लेकिन मान लो कंपनी लॉस में जा रही है तो फिर वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तो अब सरकारी कंपनी ऐसा तो होती नहीं कि तुरंत बंद हो जाए, बंद होने के लिए भी सरकारी कंपनियों को सालों सालों लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों से छुटकारा पाने के लिए, जिससे कि जो गवर्नमेंट है उस पर बोझ कम पड़े उनके वेतन का, तो उनको वॉलेंटरली रिटायरमेंट दे दिया जाता है, समय से पूर्व रिटायरमेंट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ कि बीएसएनएल अभी जो कंपनी है, तो सभी को पता होगा कि बीएसएनएल क्या है, एक तरह से लॉस में जाना शुरू हो गई थी पिछले कुछ वर्षों में। तो उस कंडीशन में फिर सरकार ने बीएसएनएल कंपनी में भी वीआरएस की योजना लागू की थी। ठीक है, तो एक निश्चित आयु वर्ग से ऊपर के लोग वीआरएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो एक तरह से क्या होता है कि एक एज ग्रुप के बाद लोग प्रोडक्टिव भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो सैलरी तो लेकिन बढ़ जाती है एक एज से बाद, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और जो यंग होते हैं जनरेशन के लोग, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद बना दिया गया कि आप वीआरएस ले लो और कंपनी से जाओ। ठीक है, और जो अब वर्किंग जो एज ग्रुप बचा, तो उस एज ग्रुप से नीचे वाले बचे कंपनी में। इसका मतलब क्या है कि अब वो जो सैलरी ले रहे हैं वो एक तरह से प्रोडक्टिव है, मतलब वो प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, उसके लिए वो सैलरी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन हैंडशेक के नाम से जाना जाता है। तो जब बाय बाय करते हैं तो हाथ मिला के करते हैं ना, तो वही हैंडशेक वाला, कि अब तुमने पैसे लो और जाओ कंपनी से। ठीक है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना। ठीक है, ये याद रखिएगा, गोल्डन हैंडशेक क्या हो गई? वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट कांडला के बारे में हम देख लेते हैं। तो कांडला क्या है? भारत एशिया का ऐसा पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्ता को स्वीकार किया। ठीक है, और कांडला, कांडला गुजरात में जगह है। कांडला में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1965 में कांडला में एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था भारत के द्वारा। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं श्रम गहन उद्योग, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। श्रम गहन उद्योग क्या होते हैं? जिसमें कि श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें श्रमिकों का संख्या ज्यादा रहेगी। ठीक है, श्रमिकों की संख्या अधिक होने के कारण मजदूरी का कुल मूल्य पूंजी प्रधान उद्योगों की तुलना में अधिक होता है श्रम गहन उद्योगों में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे कौन कौन से हैं एग्जाम्पल है श्रम गहन उद्योग के? होटल, रेस्टोरेंट, गहरी कोयले की खदानें, ये जो उद्योग है ये श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो मैन पावर यहाँ पर ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है इन उद्योगों में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ स्थान और वहां पर कौन से उद्योग फेमस है। तो कटनी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है, सूरत सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए, लुधियाना होजरी के लिए, भदोही ऊनी वस्त्र के लिए, बेंगलोर रेशमी वस्त्र सिल्क के लिए, टीटागढ़ जूट के सामान के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम संयंत्र भारत के और उनकी अवस्थिति क्या है। तो पहला इसमें से आता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, यानी कि बाल्को इसको शॉर्ट में बोलते हैं। बाल्को स्थित है कोरबा में, ठीक है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम कंपनी है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, शॉर्ट में इंडाल के नाम से इसको जानते हैं, और यह स्थित है हीराकुंड में। नेक्स्ट मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, माल्को, शॉर्ट में इसको माल्को कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित। और नेक्स्ट है इसमें हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि रेणुकूट में स्थित है और इसको शॉर्ट में हिंडाल्को के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेट्रो रसायन उद्योग। तो पेट्रो रसायन उद्योगों की दृष्टि से गुजरात देश का एक प्रमुख राज्य है, और गुजरात में खंबात और अंकलेश्वर ये दोनों महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र हैं, जबकि नवगांव, ढोलका, महसाना, कलोल और कोसांबा इन स्थानों से तेल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पेट्रो रसायन उद्योग अंकलेश्वर में, गुजरात के अंकलेश्वर में पेट्रो रसायन उद्योग हेतु आवश्यक कागज की प्राप्ति के कारण ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स अंकलेश्वर में स्थित है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो इससे तात्पर्य क्या होता है? इससे तात्पर्य होता है कि उपक्रम के नीति निर्धारण में श्रमिकों की भूमिका से है, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए यूनियन की स्थापना की जाती है, जैसे कि आप देखते होंगे कि मजदूर यूनियन होती है, ठीक है। तो मजदूर यूनियन क्या है कि ये प्रबंधन से बात करेगी, ठीक है। मजदूरों की एक यूनियन होगी, उसका कोई नेता होगा, ठीक है, अपने में से ही नेता वो चुनते हैं, और वो फिर मजदूरों की हितों की बात करेगी मैनेजमेंट के साथ में, ठीक है। तो इसका क्या होता है? ये तात्पर्य होता है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से, ठीक है। नेक्स्ट खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन, इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में, और गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। और खादी एवं ग्रामीण उद्योग कमीशन यह भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, और यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है, ठीक है। ये फैक्ट है, ये याद रखिएगा। स्थापना वर्ष से रिलेटेड स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई कमीशन है, कोई आयोग है, या कोई बोर्ड है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम समिति और संबंध देख लेते हैं कि कौन सी समिति किस विषय पर बनाई गई थी। तो गोस्वामी समिति बनी थी औद्योगिक रुग्णता की समस्या पर। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल के लिए। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास से संबंधित। सत्यम समिति वस्त्र नीति से। और तारपोर समिति पूंजीगत खातों में रुपए की परिवर्तनीयता की सलाह से संबंधित बनाई गई थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कमेटी और उसके टॉपिक्स है, ये याद रखिएगा। आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर ई बीच पोर्टल से बात के जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू